हेलो दोस्तों, मैं सनी देव आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्रामर को बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक से एडवांस। आज से हम लोग हर एग्जाम को कंसीडर में करते हुए इंग्लिश के बेसिक ग्रामर को स्टार्ट करेंगे और साथ साथ वोकैबुलरी को भी पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इंग्लिश का पिलर सिर्फ ग्रामर पर नहीं टिका हुआ है। ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी का भी ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। एक तरफ हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, दूसरी तरफ वोकैबुलरी को, यानी हम प्रयास करेंगे अल्टरनेट करने का, एक दिन ग्रामर एक दिन वोकैब, एक दिन ग्रामर एक दिन वोकैब, ताकि जब आप एग्जाम में जाइए तो आपको किसी का भी वेटेज कम नजर ना आए। आप एग्जाम में ग्रामर भी आपका बढ़िया हो ताकि आपका वोकैब भी बढ़िया हो। ऐसा ना हो कि वोकैब आपने ज़्यादा पढ़ लिया और ग्रामर पर ध्यान ही नहीं दिया, या ऐसा भी ना हो कि आपने ग्रामर ज़्यादा पढ़ लिया और वोकैब को डाउन कर लिया। तो उन सभी चीज़ को मिला जुला कर पढ़ना है और बेसिक से हर चीज़ को पढ़ते चलना है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो और चीज़ पढ़ने का जरूरी नहीं होता है। तो चलिए विलंब न करते हुए तो इंग्लिश को एकदम बेसिक से समझेंगे कि आखिर इंग्लिश आया कहाँ से, इंग्लिश होता क्या है, हमको किस ढंग से पढ़ना है। तो उन सभी चीज को समझिएगा। सबसे पहले समझना है, अगर वीडियो को आप लोग रोकिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि इंग्लिश अपने आप में सब्जेक्ट होता है बालक या लैंग्वेज होता है, कमेंट करके बताइएगा। तो हम आप लोग को बता दें कि इंग्लिश अपने आप में एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। अब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं पूछेगा कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो लैंग्वेज का हिंदी मतलब तो सबको पता है कि हिंदी मतलब होता है भाषा। अब भाषा क्या होता है तो ध्यान से समझ लिएगा कि आखिर भाषा का प्रयोग हुआ क्यों और कैसे होता है। तो आपके मुंह से जो कुछ निकल गया, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, कुछ भी निकल गया तो ये अपने आप में लैंग्वेज है। अब सर कुछ भी निकाल दीजिएगा, अब हमको समझ ही ना आए तो क्या वो लैंग्वेज कहलाएगा? तो एकदम लैंग्वेज नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखें। आप जो बोल रहे हैं उसका एक पर्याप्त मीनिंग निकलना चाहिए, तभी अपने आप में ये लैंग्वेज कहलाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अगर मीनिंग निकल रहा है, मान के चलिए आप अपने मुंह से कोई साउंड निकाले हैं और उसका एक पर्याप्त मीनिंग निकल रहा है, जिससे हम और आप का अंडरस्टैंडिंग, हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम और आपका जो अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हुआ, या हमारा बात आपको समझ में आया, आपका बात हमको समझ में आया, तो समझ लीजिएगा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। और जब अंडरस्टैंडिंग बढ़िया कब होगा? जब आप मीनिंग का इस्तेमाल करिएगा, जब उस शब्द का मीनिंग निकलेगा। जैसे ही शब्द का कोई मीनिंग निकला तो वो अपने आप में लैंग्वेज कहलाएगा। अब लैंग्वेज हर प्रकार के से हो सकता है, जैसे हम लोग का हिंदी है तो कहीं और का इंग्लिश है, तो ये कहीं और का इंग्लिश लिया गया है, यानी ये कहीं और से लिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, हमारा आपका जो पढ़ने का जो स्टाइल होता है वो स्टाइल होता है ब्रिटिश इंग्लिश। हम लोग अमेरिकन इंग्लिश को कंसीडर नहीं करते हैं। आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो अमेरिकन स्टाइल नहीं होता है, वो ब्रिटिश स्टाइल से, क्योंकि हम लोग पर राज किया था ब्रिटिश, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझने बूझने को बहुत सारा चीज़ होता है कि ब्रिटिश में क्या अंतर है और अमेरिकन में क्या अंतर है, तो दोनों का साउंड में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। इसी चीज़ को कोई दूसरे ढंग से कहता है और इसी चीज़ को कोई दूसरे ढंग से चलता है। मान के चलिए हम आपको डिफरेंस समझाते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अंतर क्या होता है। मान के चलिए ये आपका मकान है, एकदम बेसिक वाला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक मेरा भी मकान है इधर तरफ और दोनों सेम फ्लोर का है, सेम है। मान के चलिए इसमें भी एक ये हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, यानी कुल मिलाकर 3 फ्लोर इसमें है। और इसमें भी हम कंसीडर कर लेते हैं 1, 2 और 3, इसमें भी 3 प्रकार का होता है। मगर ध्यान रखिएगा, अगर इसको कोई ग्राउंड फ्लोर बोला है, अगर इसको कोई ग्राउंड फ्लोर बोला तो समझ लीजिए वो इस्तेमाल किया है ब्रिटिश इंग्लिश का। अगर इसको कोई फर्स्ट फ्लोर की कहा तो वो समझ लेना वो कहा है अमेरिकन।
यानी वो इंग्लिश अमेरिकन का इस्तेमाल कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, अगर ब्रिटिश के हिसाब से बात किया जाए तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये आपका ग्राउंड फ्लोर, तो ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकेंड फ्लोर। आपका फ्लोर है 3, एगो जमीन वाला, एगो पहलक का, एगो दूसर का, 3 तरह का हो गया। मगर इसमें ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये पहलक का आपका ग्राउंड है, तब सेकेंड पहला ही हो गया, सेकेंड, कुल मिलाकर 2 तल्ला हुआ। और इसी में अमेरिकन की बात की कर ली जाए तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो कहीं कहीं जाइएगा तो कहेगा ये ग्राउंड फ्लोर है, तो समझ जाइएगा उसको ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग सजाया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही होता है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में अंतर। उसी चीज को कहने का मोड, कहने का मीडियम बदल जाए तो वो अमेरिकन और ब्रिटिश हो जाता है, बाकी हम लोग को पढ़ना सेम ही है। इस बात को एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इसी को लिख दिया जाए कलर और इसी को लिख दिया जाए कलर। अब हम बोले आपसे कि बताओ बालक, दोनों में से जो कलर, कलर का मतलब होता है रंग, ई कलर सही है या ई कलर सही है? तो ध्यान रखिएगा दोनों अपने आप में सही है, दोनों में कहीं गलती नहीं है, बस अंतर हो जाता है, एक होता है आपका ब्रिटिश और दूसरा होता है अमेरिकन इंग्लिश। बस सेम चीज है, कलर माने रंग, कह वही रहा है, बस अपना स्टाइल है कहने का, अपना उसका तरीका है कहने का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही ब्रिटिश और अमेरिकन में समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा वो समझ में आ गया होगा। एक और चीज समझा देते हैं कि इंग्लिश अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग, ये कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये आपके समझदारी, आपके स्किल को दिखाता है कि आपका इंग्लिश का स्किल, नजरिया, दृष्टिकोण कैसा है, सही चीज से आप सोच रहे हैं या सही मात्रा में आपके पास पर्याप्त ज्ञान है कि नहीं है, उन सभी चीज को ये दर्शाता है। अब इंग्लिश आया कहाँ से, उसको हमको कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेट किसको कहते हैं, शब्द किसको कहते हैं, लेटर्स किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। जैसे ही बात होती है सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, वर्ब की, तो यहीं से आपका निकल के आता है बालक पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसे ही आप सेंटेंस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटना स्टार्ट कर देते हैं तो वहीं से निकल के आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सबको पता है, प्रीपोजिशन वगैरह, कंजंक्शन, तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है 8। और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पूरे ग्रामर सेक्शन में पढ़ते हैं और कुछ और चैप्टर को एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी जोड़ा जाता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, आर्टिकल हो गया, इन सभी चीज को जोड़ा जाता है, क्वेश्चन टैग को भी जोड़ा जाता है। किसी भी लैंग्वेज को, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो तरीका होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। आप अगर हिंदी भी पढ़िएगा तो उसमें हिंदी व्याकरण को पढ़ा जाता है पहले, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इस प्रकार से। उसी तरीका से इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और रटना नहीं है कभी, हमेशा आपके अंदर का समझदारी, आपके अंदर का स्किल डेवलप होना चाहिए। अब लेटर्स किसको कहते हैं उन सभी चीज को देखते हैं, तो समझिएगा दोस्तों, आखिर इंग्लिश उत्पत्ति कैसे हुई उन सभी चीज को समझते हैं। आखिर लेटर्स क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, आखिर अल्फाबेट क्या होता है और अल्फाबेट्स क्या होता है, इन सभी चीज का हम आपको आज सवाल का जवाब देंगे। याद रखिएगा, लेटर से ही बनता है आपका वर्ड, वर्ड से ही बनता है सेंटेंस, और अल्फाबेट का ही नाम होता है लेटर। अल्फाबेट सही है या अल्फाबेट सही है, ई जवाब हमको जरूर दीजिएगा आप लोग। अल्फाबेट कहना सही है या अल्फाबेट्स कहना सही है, बस इस चीज को समझ लीजिएगा। लेटर से ही बनता है वर्ड, वर्ड से ही बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस से ही बनता है अल्फाबेट। इस चारों को अलग अलग पढ़ने का जरूरी नहीं होता है, एक बार एक एग्जाम्पल को समझ लीजिए, अपने आप समझ में आएगा। आपको पता है बालक कि लेटर्स का जी बात की जाए, अगर हम शब्द का बात की जाए कि अंग्रेजी में लेटर्स कै गो होता है, तो सबको पता है 26 होता है, 26
6 होता है ABCD, ABCD करके Z तक होता है। इस सबको बात पता है। अब ध्यान से सुनिएगा लेटर्स और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर होता है। देखिएगा लेटर्स अगर कहने को कहा जाए तो यही 26 लेटर को आप जैसे तैसे मान के चलिए, इसका कोई फिक्स पैटर्न ना हो, ध्यान से सुनना है, इसका कोई फिक्स पैटर्न ना हो। पहले हम लिख दिए I, फिर लिख दिए A, फिर लिख दिए Z और कुछ शब्द को गायब ही कर दिए। मान के चलिए हम 26 न लिखकर हम 23 को लिखते हैं और ध्यान से सुनना है, और इसको हम बिना कोई सिस्टम से लिखें। हम ध्यान से सुनना, बिना कोई सिस्टम से लिखना है। अगर किसी चीज को विदाउट एनी सिस्टम लिखते हैं, विदाउट एनी सिस्टम लिखिएगा तो वो कहलाएगा आपका बालक लेटर्स कहलाता है। यानी एगो रहेगा तो लेटर, एगो से ज्यादा रहेगा तो लेटर्स, विदाउट एनी सिस्टम। इसका कोई तरीका ना हो, इसका कोई रूल रेगुलेशन ना हो, इसका कोई पैटर्न ना हो, तो वो कहलाएगा क्या बालक, लेटर्स कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग को लेटर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब अल्फाबेट किसको कहते हैं और अल्फाबेट्स किसको कहते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। लेटर समझ में आ गया। अब यहाँ समझ में जो आया उसको ऊपर लिख लेते हैं। लेटर्स क्या आया भाई कि 26 लेटर होता है और विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट एनी सिस्टम, यानी आप बिना कोई सिस्टम को लिखते हो। जैसे पहले हम A लिख दिए, फिर ओकरा बाद Z लिख दिए, फिर ओकरा बाद कुछ लिख दिए। हम इन्हें लिख भी देते हैं आपका एग्जाम्पल कि आखिर लेटर्स को, आखिर लेटर्स को, इसका एग्जाम्पल हम इसके बारे में, इसका डेफिनेशन इधर लिखेंगे और इसका एग्जाम्पल इधर लिखेंगे। मान के चलिए हम पहले Z लिख दिए, फिर A लिख दिए, फिर D लिख दिए, फिर E लिख दिए, फिर H लिख दिए, तो ये आपका कहलाएगा लेटर या लेटर्स भी कह सकते हैं। ए को लिखल है तो लेटर, एगो से ज़्यादा है तो लेटर्स, कोई परेशानी नहीं है। अब लेटर्स के बाद थोड़ा सा अल्फ़ाबेट समझ लीजिएगा, क्योंकि लेटर्स से ही जुड़ा हुआ है अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अल्फ़ाबेट्स कहना एकदम सरासर गलत है। कभी भी अल्फ़ाबेट नहीं कहिएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट ऑलरेडी 26 यानी 26 लेटर का समूह को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर आप अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किए हैं तो उसमें ऑलरेडी इंग्लिश का 26 लेटर आ गया, 25 को गिनती नहीं होता है, उसमें 26 का ऑलरेडी काउंट हो जाता है। तो जब 26 को काउंट है तो उसके अंदर फिर से उसका पुरलल क्यों बनाते हैं, तो इसीलिए पुरलल नहीं बनाया जाता है। अब यहाँ से डिफिनीशन क्या तैयार हुआ कि इसमें भी 26 लेटर होगा, मगर होगा विथ सिस्टम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। विथ सिस्टम कहने का मतलब कि इसका कुछ तौर तरीका होगा, और तौर तरीका क्या है बालक, आप ए से स्टार्ट करें, बी सी डी इस तरह से लिखते हुए एक्स वाई जेड तक आप लिखते हैं तो इसको कहा जाता है अल्फाबेट। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक आपके प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है क्वेश्चन कि ही नोज ऑल अल्फाबेट्स, ऑल अल्फाबेट्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ही नोज मान के चलिए उसी टाइप से हम क्वेश्चन बना देते हैं, ही नोज ऑल अल्फाबेट्स, ऑल अल्फाबेट्स। अब अगर हम पूछे कि इसमें बताइए गलती कहाँ है, एरर किस पार्ट में है, तो सबको ध्यान था कि ऑल के बाद पुरलल होता है तो हमको पुरलल वर्ब चाहिए, यानी पुरलल नाउन पुरलल वर्ब जो कह लीजिए। मगर ध्यान रखिएगा अल्फाबेट तो ऑलरेडी 26 है, इसमें ऑलरेडी 26 गो लेटर है, तो एक फिर पुरलल काहे बनाइएगा। इस सीधा सा सही है, ही नोज ऑल अल्फाबेट, यानी वो अल्फाबेट में जितना शब्द होता है उस सारा शब्द को जानता है, तो ही नोज ऑल अल्फाबेट कर दीजिए, आपका एकदम सही हो जाता। ज्यादा इसमें राम कहानी रटने का जरूरत नहीं। तो यही एरर था, अल्फाबेट्स कभी नहीं कहा जाता है। तो लेटर्स आपका क्लियर हो गया, अल्फाबेट क्लियर हो गया। अब समझते हैं वर्ड किसको कहते हैं, सेंटेंस किसको कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा वर्ड्स को और सेंटेंस को। तो इसको मिटा देते हैं पहले हम। देखिए अब हम देखते हैं लेटर्स और वर्ड्स में वर्ड्स कहां से आता है। अब अगर हम मिक्सचर ऑफ
अ मिक्सचर ऑफ लेटर्स कह सकते हैं। यानी कि वर्ड्स का डेफिनेशन तैयार हुआ कि अ मिक्सचर ऑफ वर्ड विच हैज, हम फिर से ध्यान रखिएगा, विच हैज या हैज जैसा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब, विच हैज अ मीनिंगफुल यूनिट। यानी कि समझ में ये आया, वर्ड को समझने का प्रयास करिएगा कि वर्ड वह चीज है जो बहुत सारा लेटर का मिक्सचर है। यानी एगो लेटर दो लेटर को आप मिला दीजिएगा तो वर्ड होगा, बशर्ते विच हैव अ मीनिंगफुल यूनिट, जिसका एगो पर्याप्त कोई मीनिंग होगा। अगर मीनिंगे नहीं है तो हम उसी शब्द को बस जैसे मन वैसे मरोड़ कर लिख सकते हैं, तो क्या वो सही हो जाएगा? तो एकदम सही नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे समझना है आप लोग को। मान के चलिए हम लिख दिए CAR, कार के मतलब सबको पता है, जो गाड़ी घोड़ा होता है कार। यहाँ 3 गो शब्द लिखा हुआ है, एगो लिखा हुआ है C, एगो लिखा हुआ है A, एगो लिखा हुआ है R, यानी कि CAR लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 3 गो शब्द यानी 3 गो हम लेटर्स को उठाए हैं और यहाँ डाल दिए। क्या ये 3 गो कहिएगा तो ये अल्फाबेट है? तो ये अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट का प्रकार है, वो चीज है। तो CAR 3 गो शब्द को मिलाए हैं तो एगो शब्द समझ आ रहा है कि कार के मतलब जो चलाते हैं। अगर हम इसी को दूसरा तरीका से लिख दे ACR, तब ACR का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? तो कहिएगा सर ACR कुछ सुने नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। यानी इस कार का तो मतलब निकल रहा है मगर इस ACR का मतलब नहीं निकल रहा है। देखिएगा यहाँ भी C है, यहाँ भी A है, यहाँ भी R है, यहाँ भी C है, यहाँ भी A है और यहाँ भी R है। शब्द 3 ही है, लेटर्स 3 ही है, मगर इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। वही बात होता है। अगर कोई शब्द वर्ड है तो सबसे पहला तो अ मिक्सचर ऑफ लेटर, यानी वो एक से ज्यादा लेटर का समूह होगा जिसका एक पर्याप्त मीनिंग होगा, जिसका एक पर्याप्त मीनिंग। इसका मीनिंग निकला, इसका मीनिंग नहीं, तो ये वर्ड्स इसको नहीं कह सकते। आप वर्ड्स किसको कहिएगा? इसको कहिएगा। जैसे हम एक और चीज लेते हैं ए और एन, ए एन, तो ए एन मिलकर 2 गो लेटर्स बनाया है तो इसका पर्याप्त मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम लिख दे इसी को NA, तो NA का मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा? तो कहिएगा गुरुजी NA का मतलब कुछ खास समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसका मीनिंग निकल रहा है तो ये वर्ड्स कहलाएगा, इसका मीनिंग निकल नहीं रहा है तो ये वर्ड्स नहीं कहलाएगा। ये एकदम बेसिक चीज था, समझने के लिए इस समझ में आ गया होगा। उसी तरीका से हजारों एग्जाम्पल आप लेकर समझ सकते हैं, कोई गलती नहीं है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, समझिए, बुझिए, आपका दिक्कत है। अब आगे समझते हैं। यहाँ इसी वर्ड्स को हम ऊपर लिख देते हैं कि अ मिक्सचर ऑफ, हम लिख देते हैं अ मिक्सचर ऑफ लेटर्स विच हैव अ मीनिंग, जिसका एक पर्याप्त मीनिंग होगा। वर्ड्स आप किसको कहिएगा कि लेटर्स का एक ऐसा समूह जिसका एक मीनिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल तो यहाँ हम करवा ही चुके हैं, कोई झंझट नहीं। अब सेंटेंस किसको कहते हैं उसको देखिएगा। तो सेंटेंस मिटा देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसको मिटाते हैं कि अब सेंटेंस किसको कहा जाए उसको समझने का प्रयत्न करिएगा कि सेंटेंस आता कहाँ है। तो हम लिखते हैं सेंटेंस, सेंटेंस कर लीजिए या सेंटेंसेस कर लीजिए। एगो सेंटेंस है तो एगो हो गया, सेंटेंसेस एगो ज़्यादा है तो यहाँ भी होता है। देखिएगा अ मिक्सचर ऑफ वर्ड्स विच हैज या विच हैव अ मीनिंग। देखिएगा शब्दों का एक ऐसा समूह होगा या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग, या अ मिक्सचर ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग, जिसका एक पर्याप्त मीनिंग निकला। हम एग्जाम्पल यहाँ लिखिए, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय। देखिएगा HE 2 गो शब्द से मिला तो ये अपने आप में वर्ड्स कहलाएगा। IS से मिला तो ये भी वर्ड्स, E भी मिला तो ये भी वर्ड्स, बॉय भी मिला तो ये भी वर्ड्स।
तो एमे 4 गो वर्ड्स को जोड़े तब एगो सेंटेंस बना, यानी एगो वाक्य बना। ही इज अ बॉय का एगो मीनिंग निकल रहा है बालक, इसका कोई अर्थ है। हम अगर बोले ही इज अ बॉय तो कुछ बात आपको समझ में आया होगा, मगर इसी को हम दूसरा तरीका से लिख दे इसी को हम दूसरा तरीका से लिख दे इज अ बॉय ही। अब अगर हम बोले इज अ बॉय ही, कुछ समझ में आया बबू, तो कहिएगा गुरुदेव ये कुछ समझ में नहीं आया। इसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। तो शब्द का ऐसा समझ इसका मीनिंग भी निकल के आए, मीनिंग भी समझ में आए, उसी को आप कहेंगे सेंटेंस। उसी को अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे लिख दीजिए यहाँ पर, इसका अगर डेफिनेशन तैयार करिएगा, अ मिक्सचर ऑफ वर्ड्स which have a meaning, जिसका एक मीनिंग हो। सेंटेंस का क्या डेफिनेशन निकला, अ मिक्सचर या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग, जिसका एक पर्याप्त मीनिंग हो, उसका एक पर्याप्त मीनिंग होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सेंटेंस में कुछ एग्जांपल यहाँ से ही लिख देते हैं, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का। वर्ड्स का एग्जांपल लिख दे आई एन इन, पेन, कार, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक चीज का था, इस बात को कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आया, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया। हमको लेटर्स भी समझ में आ गया, हमको वर्ड्स भी समझ में आ गया, हमको सेंटेंस भी समझ में आ गया, हमको अल्फाबेट भी समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक चीज समझाने के प्रयास करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट कहां से बनता है, वर्ब कहां से बनता है, ऑब्जेक्ट कहां से बनता है। तो जो कल का सेशन स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का जो सेशन स्टार्ट होगा वो हम लोग एक एक माने बेसिक से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस सब को डिस्क्राइब करेंगे, और वर्ब को हम लोग डिटेल से स्टार्ट करके इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आज का क्लास में एक एक चीज़ खूबसूरती के साथ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।